हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को कंटिन्यू कर रही हूँ। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं लीज़ के बारे में। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से समझेंगे लीज़ क्या होता है। तो अगर मैं आपको समझाऊँ कि लीज़ क्या है, तो आपका सेक्शन 105 बोलता है कि लीज़ का मतलब होता है कि जब आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को देते हो कुछ टाइम के लिए, जिससे वो उस प्रॉपर्टी को इंजॉय कर सके, और यहाँ पर आप उससे कोई कंसीडरेशन लेते हो। वो कंसीडरेशन पैसे भी हो सकते हैं, कोई फसल भी हो सकती है और कोई चीज़ भी हो सकती है। तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ आई है। एंड उसके बेसिस पर अगर मैं इस क्वेश्चन को करूँ तो आप समझ जाओगे कि बी स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि वो बोल रहा है मूवेबल और इमूवेबल दोनों। बट लीज जो होती है वो हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होती है। आप जो किराया देते हो वो हमेशा घर पे देते हो ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसमें सिर्फ राइट टू एंजॉय और ओनरशिप राइट्स दोनों आते हैं। अगर मैं अपना घर किसी को किराए पर देती हूँ तो मैं उसका ओनरशिप राइट्स नहीं देती, तो ये स्टेटमेंट गलत है। एंड डी स्टेटमेंट बोलता है इन कंसिडरेशन फॉर ओनली मनी, आप उससे सिर्फ पैसे लेते हो, ये भी गलत है। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ए आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एंड हम लोग आगे चलते हैं। ये बोलता है व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ लीज फॉर एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग पर्पस। आपका जो सेक्शन 106 है वो आपको बताता है ड्यूरेशन ऑफ लीज के बारे में। तो अगर एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर्पस की बात है तो वहाँ पर जो लीज़ का टाइम होता है वो ईयरली होता है, ध्यान रखना वो ईयरली होता है। और अगर आपको लीज़ को ख़त्म करना है तो आपको 6 महीने का नोटिस देना पड़ता है इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अब आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ लीज फॉर पर्पस अदर दैन एग्रीकल्चर। बट अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी लीज़ पर दे रही हूँ और मैं एग्रीकल्चर के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रॉपर्टी को नहीं दे रही, किसी और पर्पस के लिए दे रही हूँ, तो वहाँ पर आपका टाइम पीरियड जो होता है वो मंथली होता है। एंड आपको इसको एंड करने के लिए 15 दिन का नोटिस देना होता है। आई होप आपको एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग में 1 साल, अदर केसेस में आपका मंथली नोटिस देना पड़ेगा। एग्रीकल्चर के केस में आपको 6 मंथ का, एंड यहाँ पर नोटिस आपको देना पड़ेगा 15 डेज़ का। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। ड्यूटीज़ ऑफ लेसर। अब ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ हैं आपकी लेसर और लेसी की, तो वो मैं आपको समझाती हूँ। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक कर सकते हो एंड शेयर कर सकते हो। एंड इफ़ नहीं आ रहा देन कोई नहीं, आप मुझे बताना कि कहाँ कहाँ मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, आई विल। तो स्टार्ट करते हैं। ड्यूटीज़ ऑफ लेसर, देखो ये बहुत ईजी हैं, जो मैंने आपको पढ़ाए थे इन द केस ऑफ सेल, वही सेम है। फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ एक बार कि जो लेसर है वो लेसी को बताएगा कि इस प्रॉपर्टी में कोई मटेरियल डिफेक्ट है। अब जब उसके पास वो प्रॉपर्टी लीज पर है तब वो उस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा विदाउट इंटरप्शन, कोई भी इंटरप्ट उसमें नहीं कर सकता है। अब राइट्स क्या होते हैं लेसी के। लेसी मतलब जिसको आपने प्रॉपर्टी दी है, उसका ये राइट होता है कि उसको प्रॉपर्टी मिले जिससे वो उस घर में रह सके। दूसरा, अगर उस प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है बाय फायर और नेचुरल डिसास्टर, तो आपका जो पूरा लीज़ है वो भी वॉइड हो सकता है। थर्ड, जो भी अगर कोई देखो लेसर है, लेसर को कोई रिपेयर करना चाहिए था बट वो प्रॉपर्टी में रिपेयर नहीं कर पा रहा, तो उसकी जगह वो प्रॉपर्टी रिपेयर करेगा आपका लेसी। ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, हमने पढ़ लिया राइट्स ऑफ लेसी। अब आते हैं ड्यूटीज़ ऑफ लेसी। ड्यूटी क्या है लेसी की? ड्यूटीज़ क्या है कि हमें बताना होगा लेसर को कि अगर उनकी प्रॉपर्टी में कोई भी इंक्रीमेंट आता है तो हमें वो बात बतानी होगी लेसर को, ठीक है। बाउंड टू पे और टेंडर एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। लेसी की ड्यूटी है कि वो आपका रेंट टाइम पर दे और प्रॉपर प्लेस पर दे। बाउंड टू पुट द लेसर इनटू द पोसेशन। जब उसने बोला है कि मैं किराए पे रह रहा हूँ और जब किराया ख़त्म हो जाता है, उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है, तो प्रॉपर्टी का पोसेशन फिर से वापस दे देगा लेसर को, ठीक है।
बिना लेसर की कंसेंट से वो कुछ भी चीज़ इरेक्ट नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि उसने कुछ कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया अपने किराए के घर में, ऐसा वो नहीं कर सकता। बट अगर लेसी जो है वो लेसर की कंसेंट ले लेता है तो वो कर सकता है, ठीक है। बट एग्रीकल्चर के केस में आपको कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसको पता है कि इसने प्रॉपर्टी ली है, इस पर एक खेती करेगा, तो यहाँ पे क्या ही पूछना है, ठीक है। ओके, अब आपका कुछ टाइम पीरियड एंड ड्यूरेशन लिखा हुआ है लीज का, जो सेक्शन 110 में लिखा हुआ था। ये मैं आपको समझा देती हूँ, इसलिए मैंने इसको नोट्स के फॉर्म में बनाया। अगर मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में बनाती तो शायद आप लोग कन्फ्यूज़ होते, तो मैंने इसको नोट्स के फॉर्म में बना दिया था, ठीक है। तो सेक्शन 110 बोलता है कि अगर मैंने बोला कि जो लीज़ है हमारी वो इस पर्टिकुलर डेट से स्टार्ट होगी, तो आप उस डे को इंक्लूड नहीं करोगे, उसके आगे वाले डे से आप लीज़ को कंटिन्यू करोगे। बट अगर मैंने कोई भी डे मेंशन नहीं किया तो जब से लीज़ बनेगा तब से ही आपका वो टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब लीज़ का पूरा टाइम पीरियड क्या होगा, जब तक उसकी होल एनिवर्सरी नहीं आ जाती। मैंने 15 डेट को प्रॉपर्टी किराए पे दी थी, तो 15 से लेकर अगले 15 तक उसका पूरा एक मंथ हो जाएगा, ठीक है। और अगर एग्रीकल्चर का केस है तो 15 मार्च 2023 से लेकर 15 मार्च 2024 तक उसकी पूरी एक एनिवर्सरी हो जाएगी। और लीज़ को एंड करने का राइट सिर्फ लेसी के पास होता है, लेसर के पास नहीं होता। ये भी ध्यान रखना आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये तो आपका उसमें भी आ सकता है, PYQs सॉरी आपके MCQs की फॉर्म में आ सकता है, बिकॉज ये PYQs में भी आया हुआ है, ठीक है। अब है व्हेन विल द लीज बी डिटरमाइंड। अब लीज डिटरमाइंड कैसी होगी, ये आपके सेक्शन 111 में लिखा हुआ है। मतलब लीज ख़त्म कब कब हो सकती है, बाय एफ्लक्स ऑफ टाइम, जब टाइम ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, टाइम ख़त्म हो गया तो लीज ख़त्म हो जाएगी। वेयर टाइम इज लिमिटेड कंडीशनली ऑन द हैपनिंग ऑफ सम इवेंट ओके सॉरी ऑन द हैपनिंग ऑफ सम इवेंट। तो अगर टाइम पे ऊपर मैंने कंडीशन लगा रखी है कि जब ये इवेंट हो जाएगा ना तो लीज़ ख़त्म हो जाएगी। मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैंने बोला कि मुझे आपके घर किराए पर रहना है, एंड जब मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो वो एक कंडीशन है, जब वो कंडीशन पूरी हो जाएगी तो मैं उस लीज़ को ख़त्म कर सकती हूँ। थर्ड, बाय एक्सप्रेस और इम्प्लाइड सरेंडर, या तो मैं खुद से बोल के या किसी और तरीके से अपना लीज़ का राइट सरेंडर कर रही हूँ कि मुझे अब किराए पे नहीं रहना है। फॉर फीचर मतलब मेरी प्रॉपर्टी वापस ले ली गई है लेसर के द्वारा। मैंने कुछ ऐसा काम किया जो उस मकान मालिक को पसंद नहीं आया, तो उसने मुझे बोला कि भाई अपनी प्रॉपर्टी का पोसेशन मुझे वापस चाहिए, आप यहाँ से निकलो, तो वो भी हो सकता है। या फिर जो लीज़ का टाइम था नोटिस देने का वो ही ख़त्म हो गया, तो भी आपकी लीज़ ख़त्म हो जाती है। ये सारी कंडीशंस आपकी सही हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ें आती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड जिनको मैंने टेबल की फॉर्मेट में लिखने की कोशिश नहीं की है, सॉरी मतलब कोशिश की थी बट हो नहीं पाया, तो मैंने इसको ऐसे फॉर्मेट में लिख दिया है। तो पहले हम बात करते हैं वेवर मतलब होता है अपने राइट को छोड़ देना। अब वेवर के लिए ना 2 सेक्शन थे, तो मैंने दोनों सेक्शन को ऐसे लिख दिया। तो एक सेक्शन बोलता है वेवर ऑफ फॉर फीचर एंड दूसरा बोलता है वेवर ऑफ नोटिस टू क्विट। अब क्या हुआ कि मैंने बोला था वेवर ऑफ फॉर फीचर, मैंने बोला कि आपने मुझे किराया नहीं दिया है बहुत टाइम से, अब आप मेरी प्रॉपर्टी से निकल जाओ एंड मुझे अपनी प्रॉपर्टी किराए पे नहीं देनी आपको। बट आपने मुझे उसी टाइम पे रेंट दे दिया और मुझसे माफ़ी मांग ली, तो कोई नहीं, उस टाइम पे हम अपना लीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। बेसिकली ये कुछ एक्सेप्शन है, जिन सेक्शन 111 की ये एक्सेप्शंस हैं कि किन किन केसेस में आप कंटिन्यू कर सकते हो अपने राइट को, लीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो। तो आपका सेक्शन 112 बात करता है वेवर ऑफ फॉरफीचर के बारे में। फिर आते हैं सेक्शन 113 वेवर ऑफ नोटिस टू क्विट। अगर मुझे क्विट करना है, मतलब मेरे को अब लीज़ में नहीं रहना, ठीक है, बट जिस पर्सन को दिया गया था ये नोटिस, वो पर्सन ही अपनी कंसेंट दे देता है कि ठीक, जैसे मैंने क्या करा, मैंने ना आपको नोटिस दिया कि आप मेरे घर से निकल जाओ, ठीक है। अब मैंने उस नोटिस को वेव ऑफ कर दिया, मैंने कहा चलो कोई नहीं, रहने दो, आप मत निकलो। तो मैं आपकी कंसेंट लेके उस लीज़ को कंटिन्यू कर सकती हूँ एंड हम लोग वेव कर देंगे कि भाई हम लोग नहीं निकल रहे, कोई नोटिस नहीं था, आप रहो जैसे आप रह रहे थे पहले से ही,
आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट आता है रिलीफ। देखो 2 सेक्शन और हैं, ये सेम से हैं। एक है रिलीफ अगेंस्ट फॉरफीचर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रेंट, एक है रिलीफ अगेंस्ट फॉरफीचर इन सर्टेन केसेस। रिलीफ अगेंस्ट फॉरफीचर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रेंट, आपने पेमेंट नहीं करी है रेंट की तो आपकी प्रॉपर्टी फॉरफीट हो सकती है। बट इस केस में आपको रिलीफ कैसे मिल सकता है? देखो मैं मकान मालिक थी, मुझे बहुत गुस्सा आया कि भैया मेरी प्रॉपर्टी पर रेंट नहीं दे रहा है, तो मैंने क्या करा, मैं कोर्ट में चली गई और मैंने कोर्ट से बोला कि कोर्ट मुझे इस पर्सन को इजेक्ट करना है, बाहर निकालना है, क्योंकि ये पर्सन तो मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू मुझे देता ही नहीं है, मेरा किराया वापस नहीं करता टाइम पे। तो कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने देखा, हियरिंग करी, तो उस टाइम पे क्या हुआ, जब हियरिंग हो रही थी ना, तो जो आपका लेसी था उसने आपको सिक्योरिटी दे दी और कहा कि मैं आपको सिक्योरिटी हमेशा टाइम पर दूंगा, या फिर अगर वो सिक्योरिटी नहीं दे पाया तो उसने गारंटी दी कि वो 15 दिनों के अंदर आपकी पेमेंट कर देगा। तो ये आपका बोलता है रिलीफ अगेंस्ट फॉरफीचर, एंड ये आपका सेक्शन 114 में मेंशन था। वेवर वाले 112 एंड 113 एंड ये आपका 114 समझ आ गया होगा। एंड अब आते हैं रिलीफ अगेंस्ट फॉरफीचर इन सर्टेन केसेस, ये आपका सेक्शन 115 बोला है। ठीक है, अब क्या हुआ कि आप किसी भी पर्सन को नहीं निकाल सकते किराए पे से जब तक आप उसको ये ना बताओ कि उसको क्यों हम निकाल रहे हैं, कि उसने क्या ब्रीच करा है, और अगर वो ब्रीच की रेमेडी कर देता है, मतलब अगर वो अपनी गलती को सुधार लेता है, तो आप अपनी लीज को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, ये भी आपको समझ आया होगा। आई थिंक इसको याद करना बहुत ईजी है, मैंने तो बिल्कुल लाइन वाइज याद कर लिया कि 112 113 वेवर का, 114 115 आपका रिलीफ के लिए है, एंड आपका एक और था ना, इफ़ेक्ट का भी था ना। ओके गाइस, इफ़ेक्ट का भी था, वो मैं इसमें ऐड करना भूल गई हूँ, तो मैं आपको वो इफ़ेक्ट का भी मेंशन कर दूँगी नेक्स्ट वाले सेशन में और स्लाइड्स के साथ। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मैंने कुछ ज़्यादा लंबा खींच लिया, एंड इसलिए मैंने सोचा कि मैं CP से स्टार्ट करती हूँ साथ बसात, एंड उसके साथ हम शॉर्ट नोट्स के थ्रू या फिर शॉर्ट वीडियोस में शॉर्ट्स डाल के हम लोग उनको कर सकते हैं CPC को, तो वो याद करना थोड़ा ईजी होगा हम लोगों के लिए। तो इफ़ आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड मिलते हैं जल्दी। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।